नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं संजीव सर स्टैटिक जीके की जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उसी का अगला लेक्चर आज हम लोग बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी जो प्रमुख समाधि स्थल थी, उन समाधि स्थलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसी का एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक पर हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना रहती है उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। और ये सभी ने पढ़े भी होंगे राष्ट्रीय प्रतीक, लगभग सभी लोग पढ़ ही लेते हैं। हम लोग इसमें एक तरीके से रिवीजन की दृष्टि से इसको लेकर आए हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि लगता है कि आता है और एग्जाम में हम लोग रिवीजन ना करने के कारण गलत कर देते हैं। तो एक रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे राष्ट्रगान। हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है ये आप सबको पता होगा। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये पहली बार गाया गया था 1911 में। राष्ट्रगान हमारी आज़ादी से बहुत पहले से गाया जा रहा है, लेकिन तब ये नहीं मालूम था कि ये आगे चलकर देश का राष्ट्रगान बनेगा। यानी ये जो जनगण मन है ये पहली बार 1911 में गाया गया था। और 11 में कब गाया गया था? तो इसमें डेट तो हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन ईयर इम्पॉर्टेंट रहता है। 1911 में ये 27 दिसंबर को कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। यानी कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कलकत्ता में अधिवेशन किसका हुआ था? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में ये गाया गया था। और उस अधिवेशन में इस राष्ट्रगान को किसने गाया था? इस जनगण मन को किसने गाया था? तो ये गाया था सरला देवी ने। इसे गाया था सरला देवी ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी ही थी। इससे पहले भी इसको गाया जा चुका है, लेकिन आपके एग्जाम में जो अगर पूछा जाएगा तो आपको यही डेट बतानी है कि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। लेकिन इससे पहले जो चर्चा होती है, माना जाता है कि इससे पहले भी इसे गाया गया था। और इससे पहले कब गाया गया? तो इससे पहले 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था तो उस समय जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के महाराजा थे वो भारत आए थे। और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दिल्ली दरबार से लगाया गया था। समुद्र के रास्ते से आए थे, बम्बई में आए, स्वागत हुआ और इसके बाद दिल्ली को सजाया गया था बहुत अच्छे तरीके से। तभी उन्होंने कहा था कि अब देश की राजधानी या भारत की राजधानी दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली उस समय बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुल्हन के तरीके से सजी थी। तो माना जाता है कि 1911 में ही दिल्ली दरबार में, यानी इससे पहले इन्होंने राष्ट्रगान कहाँ गाया था? तो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने। और जॉर्ज पंचम के सामने किसने गाया था? तो जॉर्ज पंचम के सामने गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जॉर्ज पंचम के सामने गाया था। यानी इस जनगण राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो कौन है? RN यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सभी लोग जानते होंगे, सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। हालांकि इन्होंने जो राष्ट्रगान लिखा है, ये राष्ट्रगान आपका लिखा है बांग्ला भाषा में। किस भाषा में लिखा है? बांग्ला भाषा में। जो देश का इस समय राष्ट्रगान है उसके जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी इन्होंने ही लिखा था।
यानी इस राष्ट्रगान की भाषा क्या है? बांग्ला है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी इन्होंने लिखा था। बांग्लादेश के राष्ट्रगान, दो देश ऐसे हैं जिन देशों में जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसके अलावा एक सहायक के रूप में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वो श्रीलंका के राष्ट्रगान में। श्रीलंका के राष्ट्रगान लिखने में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदद की। तो तीन देशों के राष्ट्रगान से रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़े। एक तो भारत हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया और तीसरा श्रीलंका। भारत और बांग्लादेश में तो इनके द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान को गाया जाता है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी लिखने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदद की थी। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में से गाया था। 1911 में जनगण मन पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गया था। इसके अलावा 1912 में एक पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया था और इसका जो शीर्षक था, यानी इस पत्रिका में जो इसका शीर्षक था, इसका जो शीर्षक था वो था भारत भाग्य विधाता। इसका जो शीर्षक था वो था भारत भाग्य विधाता। यानी 1912 में इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था। और 1913 में, आपको पता है कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को मिला था? तो वो व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो, 11 में पहली बार गाया गया, 12 में तत्वबोधिनी में छपा था, 13 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद 1918 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। विश्व भारती के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। और 1919 में इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1919 में इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया इसी राष्ट्रगान का या जनगण मन का। और अंग्रेजी में जो इन्होंने अनुवाद किया था वो मॉर्निंग सॉन्ग, इसे कहा जाता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1901 में ये शांति निकेतन से जुड़े थे। 1901 में ये शांति निकेतन से जुड़े थे। शांति निकेतन जो कि इनके पिता का ही था, क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं रहे, बहुत नेचर प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। तो इसी शांति निकेतन के साथ काम करते हुए इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, 2 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई थी, 2 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ इन्होंने पेड़ों के नीचे पढ़ाना स्टार्ट किया था और माना जाता है कि प्रकृति ही इन सबको शिक्षा देगी। इसके अलावा जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये जो जनगण मन है ये 5 पदों में है। ये इसके कितने पद हैं टोटल?
तो 5 पद हैं और 13 लाइनें हैं इसमें। यह आपने नहीं गिनी होगी कभी, बहुत बार जनगणमन का अध्ययन किया होगा या गाया होगा, लेकिन उसमें लाइनें कितनी हैं इस पर ध्यान बहुत कम ही दिया होगा। कुल पद जो हैं वो 5 हैं और लाइनें इसमें कितनी हैं, 13 लाइनें। इसका गाने का जो समय है, तो गाने इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है, और इसको जब जल्दी से गाया जाता है, इसकी जो इसको शॉर्ट में गाया जाता है, तब इसकी समय होता है 20 सेकेंड। जनरली से 52 सेकेंड में गाया जाता है, लेकिन जब इसको शॉर्ट करके गाते हैं तब इसको 20 सेकेंड में इसकी धुन बजा दी जाती है। अब इस राष्ट्रगान को भारत ने कब स्वीकार किया कि ये, या इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत में कब स्वीकार किया गया, तो इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को 3 काम हुए थे, 3 चीजें हुई थी कि 24 जनवरी जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक, कुल जो बैठकें 12 हुई थी, उस 12वीं बैठक में ये 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी अंतिम बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान को भी देश में इसी दिन अपनाया गया और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। तो इसमें से सामान्य देख लेते हैं जल्दी से कि सबसे पहले जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। 1911 में कहां पर गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन। हालांकि माना यह जाता है कि उससे पहले भी इन्होंने जो दिल्ली दरबार था, उस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पेंटन के सामने इसको प्रस्तुत किया था। 1911 में किसने गाया था, तो सरला देवी ने गाया था। 1912 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका में ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा 1918 में ये विश्व भारती के साथ जुड़े और 1919 में इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके गाने का जो समय है वो 52 सेकेंड है। इसमें कुल जो पद है वो 5 हैं और कुल लाइनें कितनी हैं, 13। 1913 में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें से जो भी फैक्चुअल बातें थी वो हमने आपको बता दी। इसके बाद इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गीत के बाद, राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत भी आप लोगों को सबको पता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है आपका, तो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये जो राष्ट्रीय गीत है, जो वंदे मातरम है, ये किस भाषा में लिखा गया है? आपको पता है कि राष्ट्रगान किस भाषा में है, तो राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में, और जो राष्ट्रीय गीत है ये किस भाषा में है, तो ये है संस्कृत में। ये आपका संस्कृत भाषा में है। राष्ट्रीय गीत आपका संस्कृत भाषा में। अब राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ये आपको पता होगा कि इनके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय एक प्रमुख नेता थे और राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगान से पहले, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले ही लिख लिया था। इन्होंने इसको लिखा था
1874 से 76 के बीच, 1874 से 76 के बीच में इसको लिखा गया था। और उस समय एक विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था आनंद मठ में। आनंद मठ, दरअसल आनंद मठ जो कि 1982 में प्रकाशित हुई थी, तब ये राष्ट्रीय गीत चर्चा में आए थे। दरअसल आनंद मठ ये लिखी गई थी, उस समय एक विद्रोह हुआ था जिस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को इन्होंने आनंद मठ में प्रकाशित, और इसी आनंद मठ में इन्होंने राष्ट्रीय गीत को भी प्रकाशित किया था। तो लिखा तो गया था बेसिकली ये 74 से 76 के बीच, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ, कब सामने आया, तो ये आया 1882 में। इसके अलावा इसके जो गाने का समय, इसको गाने का जो समय है वो है 65 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने का समय है 52 सेकेंड, इसको गाने का समय कितना है 65 सेकेंड। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपको आ जाता है 1 मिनट 5 सेकेंड। तो बात तो एक ही है, 65 सेकेंड कहो या 1 मिनट 5 सेकेंड कहो, लेकिन चूंकि सीधे सीधे याद करते हैं तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी आए आंसर आपका सेम ही है। अब ये राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। रहमतुल्लाह सयानी उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कलकत्ता में ही सबसे पहले लोग पढ़े लिखे, कलकत्ता आर्थिक रूप से समृद्ध था और जो सबसे ज्यादा ज्ञानी समझदार पुरुष थे, व्यक्ति थे, वो कलकत्ता में। कलकत्ता उसमें काफी बड़ा हुआ करता था और सबसे ज्यादा शिक्षित जो लोग होते थे वो कलकत्ता कहने बंगाल में ही होते थे। तो ये भी कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में कब गाया गया 1896 में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। किसने गाया था, तो इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने अपने राष्ट्रगान से पहले इसको गाया था कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखो 1896 और वो है आपका 1911, दोनों डेटे इंपॉर्टेंट हैं। 1896 हम लोग ऐसे और याद कर सकते हैं, 1896 में ही जो आधुनिक ओलंपिक हैं, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी 1896 में हुई थी। और इसके अलावा जो नोबेल पुरस्कार किनके नाम से दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु भी 1896 में ही हुई थी। 10 दिसंबर 1896, आपको पता है कि उनकी मृत्यु दिवस के दिन ही नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। तो 1896 में राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था। 1896 में जो आपका आधुनिक ओलंपिक है, क्योंकि इससे पहले तो ओलंपिक आपका 700 BC के करीब स्टार्ट हुआ था, लेकिन आधुनिक एथेंस में, और ये भी आधुनिक ओलंपिक भी आपका एथेंस से ही शुरुआत हुआ था। तो जो आधुनिक ओलंपिक हैं ये 1896 से ही शुरू होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पांचांग। किसी चीज को थोड़ा सा गहराई से पढ़ोगे तो उसको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। सीधे सीधे फैक्ट जल्दी भूलते हो, क्योंकि जितने जल्दी वो याद होते हैं उतने जल्दी दिमाग से फिसलते हैं। तो राष्ट्रीय पांचांग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय पांचांग
आपको पता है कि जो हम लोग ये अंग्रेजी महीने पढ़ते हैं ये हमारा राष्ट्रीय पहचान नहीं है, राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, जो कि इंग्लिश महीना है ये देश का राष्ट्रीय पंचांग नहीं है। ये तो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग जनवरी फरवरी मार्च को याद करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पंचांग जो है वो क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत। क्या है? शक संवत। शक संवत देश का राष्ट्रीय पंचांग है। दरअसल जो शक है, शक में एक राजा हुए थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो कि 78 ईस्वी में राजा बनते हैं और तभी से शक संवत की शुरुआत होती है। जो शकों के प्रमुख राजा थे कनिष्क, और कनिष्क के समय से ही शक संवत की शुरुआत होती है। और शक संवत के अनुसार यानी इस कैलेंडर को अपनाया कब गया था? भारत में कब अपनाया गया? तो इस कैलेंडर को अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। और इसका जो पहला महीना है शक संवत के अनुसार, जो भारत का जो पहला महीना है, तो इसका पहला महीना है आपका चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना है आपका फाल्गुन। पहला और अंतिम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। शक संवत कब से शुरुआत हुई? तो 78 ईस्वी से, क्योंकि शके को जो राजा थे कनिष्क, उनका जब राज सिंहासन हुआ था तभी से शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तिरंगा। तिरंगा आपको पता है कि देश का जो झंडा है, जो प्रमुख झंडा है, जो मेन झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, वो क्या है? तिरंगा। दरअसल झंडा ही आपका जो अन्य देशों में आपके देश का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे से ही आपकी पहचान होती है कि जो व्यक्ति यहाँ से किसी दूसरे देश में जाता है तो वो जो प्रतिनिधित्व करता है, जो वहाँ मेन सिंबल होता है, वो आपका तिरंगा ही होता है। वही से माना जाता है कि किस देश का आप प्रतिनिधि बनकर आए हैं। तो देश, ये हमारा नेशनल पहचान है झंडा, तिरंगा। दरअसल तिरंगा में आपको पता है कि 3 रंग होते हैं, इसीलिए तिरंगा, दरअसल तिरंगा में 3 रंग नहीं बल्कि 4 रंग होते हैं। तिरंगा में 3 नहीं बल्कि 4 रंग होते हैं, क्योंकि जो चक्र होता है वो नेवी ब्लू होता है। तो इसमें वैसे तो आपको पता है केसरिया, सफेद और हरा, इसके अलावा उसमें नेवी ब्लू का वो जो चक्र होता है उसको मिलाकर इसमें कितने रंग हो जाते हैं? 4। और इसमें 24 तीलियां होती हैं चक्र में। ये तो आपको पता ही है क्योंकि चक्र कहां से लिया गया है? तो अशोक के चक्र से उस चक्र को लिया गया है। इसके अलावा इस तिरंगा को कब अपनाया गया था? या तिरंगा को अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। आजादी से कुछ समय पहले ही तिरंगा को, इस झंडे को अंगीकृत किया गया था। और इस तिरंगे की डिजाइन किसने की थी? तो ये की थी पिंगली वेंकैया ने। ये की थी पिंगले वेंकैया। दक्षिण के थे ये पिंगले वेंकैया। देखो, झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अगर झंडा की डिजाइन करने की बात पूछी जाती है तो जो आपका तिरंगा है उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगले वेंकैया ने। और इस तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है? तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपकी 3:2 में।
चाहे आप इसकी कितनी भी लंबाई बढ़ा दें, चाहे कितनी चौड़ाई बना दें, उसी ये लंबाई और चौड़ाई इसी अनुपात में रहेगी। फिर चाहे आप जितनी आपको लंबाई बढ़ाना होगा उसी अनुपात में आप चौड़ाई को भी बढ़ाएंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो हमारे जो तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता है क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 शेर तो आपको दिखते हैं लेकिन चौथा शेर दिखता नहीं। चौथा जो शेर है वो विजुअल नहीं है क्योंकि वो ठीक उसके पीछे होता है, तो इसलिए हम लोग चौथा शेर नहीं देख पाते हैं। अब इसके नीचे जो है इसी में चक्र बना होता है और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। इसके अलावा इसके दाईं ओर सांड, वृषभ या बैल कह सकते हैं, बैल छपा होता है, और बाईं ओर आपका घोड़ा होता है। चक्र आपको क्या बताता है कि 24 घंटे आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, समृद्धि का आपका चिन्ह है। घोड़ा भी आपको समृद्धि दर्शाता है कि उस रफ्तार से आप हमेशा आगे बढ़े, और जो बैल है ये आपका ताकत का प्रतीक है। और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, आपको पता है कि कुल 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों में 10 उपनिषदों में शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। एक उपनिषद है आपका मुंडको, एक हालांकि मांडू के वो अलग है, लेकिन मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। और इस राष्ट्रीय चिन्ह को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपका सारनाथ स्थित जो स्तंभ है, अशोक का सारनाथ स्तंभ आपका बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पशु इस समय 1972 से बाघ है, टाइगर। 1972 से राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? बाघ है। तो 1972 से पहले क्या था? तो 1972 से पहले था शेर। तो शेर के क्यों हटाया गया? दरअसल शेर की जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा कम हो रही थी, विलुप्त के कगार पर थे, सबसे कम शेर ही है। तो 1966 तक तो ये शेर ही रहता है। उसके बाद बात चलने लगती है कि शेर जब है नहीं तो शेर को राष्ट्रीय चिन्ह, क्योंकि शेर को हम बचा नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि शेर मुख्यतः गुजरात के गिरी में पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं शेर दिखते नहीं हैं। तो इसलिए चर्चा हुई कि इसको हटाकर क्या बनाया जाना चाहिए राष्ट्रीय पशु, तो बाघ, टाइगर को बनाया गया। और उसी समय 1972 में ही टाइगर प्रोजेक्ट आया था इंदिरा गांधी की सरकार में। टाइगर प्रोजेक्ट आया था बाघों को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षित रखने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, तो वो देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है कि क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर, पिकॉक। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इसमें। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय पुष्प। ये तो सब आपके सीधे सीधे रट्टा मारने के, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल आपका है हॉकी। तो सर राष्ट्रीय खेल का कहीं भी ऑफिशियल नहीं मिलता है, भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, लेकिन एग्जाम में अक्सर आपका राष्ट्रीय खेल हॉकी ही मिलेगा। अगर हॉकी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्रिकेट लगा सकते हैं, नहीं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। इसके बाद राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल आपको पता है कौन सा है? आम। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी है आपकी कौन सी? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जंतु, तो ये है आपकी गंगा, गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा राष्ट्रीय स्लोगन, राष्ट्रीय स्लोगन, तो राष्ट्रीय स्लोगन क्या है आपका? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु है आपका हाथी। नेशनल हेरिटेज एनिमल तो आपका कौन सा है? हाथी। और लिपि जो है आपकी, वो आपकी कौन सी है? देवनागरी। दोस्तों राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। दरअसल भाषा की जब बात आई तो दक्षिण के जो राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि राष्ट्रीय भाषा, ये बात हुई कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाया जाए क्योंकि हिंदी सबसे अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। तब दक्षिण के लोगों ने इसका विरोध किया कि इसका कोई आधार नहीं बनता है कि सबसे अधिक क्षेत्रों में अगर राष्ट्रीय हिंदी बोली जा रही तो उसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। इसीलिए किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो भाषाएं हैं ये आपकी राजकीय भाषाएं। और आप देखते हैं अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि हिंदी आपकी राजभाषा है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसी सीरीज में कोई एक अगला टॉपिक किसी दिन लेकर आएंगे इसके अगली कड़ी में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।